Hello everyone. Today we will see our next topic, equilibrium under monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की वह सिचुएशन है जिसमें किसी भी गुड के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और एवरी सेलर का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगा फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर। जैसे हमें देखने को मिलेगा कि वो क्वालिटी में डिफरेंशिएटेड हो सकता है, पैकिंग में हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ट्रेडमार्क में हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो डेली लाइफ में हम इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे फोरेंस है, कोलगेट है, सिबाका है, पेप्सोडेंट है। तो हमें टूथपेस्ट में ही बहुत सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखते हैं। इस प्रकार की बाजार स्थिति में फर्म एकाधिकारी भी है तथा प्रतियोगी भी है। मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फ्यूजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम देखेंगे लेफ्ट विच की, जो अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। Monopolistic competition is a market situation in which there are many sellers of a particular product, but the product of each seller is in some way differentiated in the minds of consumer from the product of every other seller. ये डेफिनेशन भी हम एक्सप्लेन करिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होगा फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर। नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या assumptions of monopolistic competition. First assumption is large number of firms and buyers. Monopolistic competition में there are large number of buyers and seller of the product. लेकिन प्रत्येक फर्म का मार्केट पर केवल जो लिमिटेड कंट्रोल होता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अगर हम बात करें, फर्मों की अधिक संख्या होने के कारण प्रत्येक फर्म अपनी प्राइस पॉलिसी को, कीमत नीति को स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जितने भी सेलर्स होंगे उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्में लॉन्ग रन में उन्हें फ्रीडम होती है एंट्री करने की एंड एग्जिट करने की। अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो वो मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं, और अगर फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो न्यू फर्म्स भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो इसमें एक बात और हम ऐड करेंगे कि जो चैम्बरलिन थे, उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो अनेक फर्में हैं, जो अनेक फर्मों का समूह है, उनके लिए इंडस्ट्री के स्थान पर ग्रुप वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट एजम्पशन आती है हमारी सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को अपना प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम लोग काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स में देखते हैं, टेलीविज़न में हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो इन पर जो भी एक्सपेंडिचर आता है उन्हें हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन आती है हमारी पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के कारण जो फर्म्स का अपनी प्राइस पर या फर्म की प्राइस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल होता है।
इसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन आती है हमारी लिमिटेड मोबिलिटी। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनमें पूर्ण गतिशीलता नहीं होती, लिमिटेड मोबिलिटी होती है। इसका कारण क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पशन आती है इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने बात की कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास प्रत्येक जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म्स हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट असम्पशन आती है हमारी नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक बहुत बड़ी फीचर है कि जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस में चेंज किए बिना ही कंपटीशन करती हैं। कैसे? जैसे मान लो हम लोग यहाँ एग्जांपल्स भी देखते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे अगर हमें कोई सर्फ लेना है, सर्फ के साथ हमें कोई आइटम जो है वो फ्री दे दी जाती है। तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो फर्म्स चलाती हैं ताकि जो कंज्यूमर है उन्हें अपनी और जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। मीन्स नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स प्राइस में चेंज किए बिना जब फर्म जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट असम्पशन आती है हमारी कि हम द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन, ये हमारी असम्पशन है। एंड नेक्स्ट असम्पशन आती है हमारी डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स of all product are uniform throughout the group। मीन्स एक समूह के सभी उत्पादों की मांग तथा लागत वक्र जो है वो एक समान है। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो अवधि होती है जिसमें अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन को केवल जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है तक ही बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन के जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं जैसे मशीन्स हैं, उनको बढ़ाने या कम करने का समय नहीं होता क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट पीरियड में एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एम आर, यानी कि एम सी बराबर होगी एम आर की। एंड सेकेंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो हम लोग देखेंगे अब कि शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम फर्म में जो है तीन स्थितियां जो हैं हो सकती हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एक फर्म को मिल सकते हैं इन द शॉर्ट रन, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी उसे मिल सकते हैं और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो वन बाय वन हम इसे डायग्राम से करेंगे। फर्स्ट देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओ एक्स पे हमने क्या लिया? आउटपुट। और ओ वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ए आर और एम आर कर्व जो है इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होंगे। अभी हमने कंडीशन की बात की कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होगी? वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो एम सी हमने कोस्ट वाले चैप्टर्स में किया था कि एम सी जो कर्व होती है वो यू शेप की होती है। तो एम सी एम आर को इस ई पॉइंट पर कट कर रही है, तो इट मीन्स हमारा जो आउटपुट कितना होगा? ओ क्यू। और प्राइस कितनी होगी हमारी? ए क्यू, या यहाँ से भी ले सकते हो ओ पी। इसके बाद हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने हैं कि एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ होंगे? वेयर ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। तो ए आर हमारे पास गिवन है। ए आर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस, ए आर इज ऑल्सो नोन एज डिमांड का फॉर द फर्म्स। ए सी हम लोग इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इस कर्व पर यहाँ पर इसको कट करिए तो हमने इसका नाम ले लिया बी। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एवरेज रिवेन्यू कितनी है? ए क्यू
एंड एवरेज कॉस्ट कितनी है बी क्यू, इट मीन्स ए बी, ये जो पोर्शन है इसको हम पूरा कवर कर लेते हैं यहाँ से, ए बी P1 B A P, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स एक फर्म को कहाँ होंगे, जहाँ पर हमारी AR इक्वल होगी एवरेज कॉस्ट के। तो इसे भी हम एक डायग्राम से करेंगे। ओ एक्सिस पे सेम हमने क्या ले लिया, आउटपुट, एंड ओ वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, रिवेन्यू एंड कॉस्ट। सेम हमारे ये AR एंड MR कर्व हैं। सेम जो भी हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कंडीशन की थी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ होगा, वेयर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, हमारी MC हमने ड्रॉ कर दी। इस E पॉइंट पर MR MC को कट कर रहा है तो कितना आउटपुट होगा OQ, और कितनी प्राइस होगी AQ, या फिर यहाँ से भी ले सकते हो सेम OP। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ होंगे, वेयर AR इज इक्वल टू AC। अगर AC को हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो देखो इस A पॉइंट पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, चेक भी कर सकते हैं। हमारे एवरेज रिवेन्यू कितने हैं AQ, एंड एवरेज कॉस्ट कितनी है AQ। इट मीन्स A पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रिवेन्यू इक्वल है, इट मीन्स फर्म को A पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव होंगे। नेक्स्ट हम मिनिमम लॉस की बात करेंगे कि शॉर्ट रन में एक फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट की जो लॉस है, जो हानि है, वो भी उठानी पड़ सकती है। तो इसको एक डायग्राम से देखते हैं हम। सेम ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले लेंगे एंड ओ वाई एक्सिस पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट। ये हमारे AR एंड MR कर्व सेम जो भी हमने पीछे ड्रॉ किए हैं डायग्राम्स में, और सेम कंडीशन MC MR को इस E पॉइंट पर कट कर रही है। तो E पॉइंट पर फर्म कितना आउटपुट करेगी OQ, एंड प्राइस कितनी रखेगी AQ, या फिर यहाँ से ले सकते हो सेम OP। मिनिमम लॉस कहाँ होगा, जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू लेस देन होगी हमारी एवरेज कॉस्ट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर दें तो, और इसको यहाँ से देखो चेक कर सकते हैं, BQ क्या है हमारी एवरेज कॉस्ट, AQ क्या है हमारी एवरेज रिवेन्यू। तो BA वाला ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम पूरा एरिया भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, तो क्लियरली दिखा जाए, हम डिफाइन कर देंगे BAP P1, ये शेडेड एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम लॉस को। अब जब एक फर्म को मिनिमम लॉस होता है तो फर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि वो फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखे या क्लोज कर दे। तो इसमें हम एक और कंडीशन पढ़ते हैं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ABC। तो इट मीन्स अब इसी डायग्राम में हम एक ABC कर्व भी ड्रॉ करेंगे जो हमारी प्राइस के इक्वल होगी, और वही पॉइंट जो है शट डाउन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस A पॉइंट पर ABC। तो इस A पॉइंट पर प्राइस एंड ABC इक्वल है, इट मीन्स जो A पॉइंट है ये क्या है, शट डाउन पॉइंट। तो इस तरीके से फर्म मिनिमम लॉस जब उसे हो रहा था तो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखे या फिर क्लोज कर दे। अब हम लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे। लॉन्ग रन टाइम पीरियड
वो टाइम पीरियड जिसमें प्रत्येक फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। फर्म अपने प्लांट में मशीनों के आकार में परिवर्तन कर सकती हैं। नई फर्म्स जो है उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी फर्में मार्केट को छोड़कर जा भी सकती हैं। लॉन्ग रन में जो फर्म्स हैं, प्रत्येक फर्म अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्शन उस मात्रा तक ही करेंगे जिस पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। लॉन्ग रन में फर्म्स को केवल नॉर्मल प्रॉफिट से मिलते हैं। इसके क्या कारण है इसका? हमने एजम्पशन की थी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। अगर फर्मों को लॉस हो रहा है तो वो मार्केट को छोड़कर चली जाएंगी, और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो बाकी फर्में भी अट्रैक्ट होती है और मार्केट में एंटर कर जाते हैं, तो उनको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म हानि नहीं उठाना चाहेगी, ठीक है। शॉर्ट रन में जो फर्म्स हैं हानि जो है वो उठा लेती हैं, परंतु उत्पादन इस आशा में जारी रखेंगी कि दीर्घकाल में जो सारी हानि है वो कवर हो जाएगी, जो उनका लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। अगर उन्हें लॉस हो रहा होता है लॉन्ग रन में तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वो मार्केट को एग्जिट कर दें, छोड़ दें। तो इस तरीके से लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो है वो हानि उठाना नहीं चाहेगी। तो हम डायग्राम से करेंगे कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे सेम आउटपुट लेंगे हम, जैसे हमने पीछे वाले डायग्राम्स में किया है, एंड ओ वाई एक्सिस पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट। ये फर्म्स के ए आर एंड एम आर कर्व है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू कौन से। फर्म कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी या कहाँ तक उत्पादन करेगी जहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उसकी एम आर के बराबर होगी। तो जो पीछे भी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो ई पॉइंट होगा जहाँ पर फर्में ओ क्यू आउटपुट करेंगी और कितनी प्राइस लेंगी, ए क्यू या फिर ओ पी। फर्मों को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ होंगे? जहाँ पर हमारी एवरेज रिवेन्यू बराबर होगी हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। तो इस ए पॉइंट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस ए पॉइंट पर फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी एवरेज रिवेन्यू कितनी है, ए क्यू, ये वाला पोर्शन, एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है, सेम ए क्यू। इट मीन्स ए पॉइंट पर ए आर इज इक्वल टू ए सी। तो फर्म को ए पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे।